मैं मनोज, सहाचार्य हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज के व्याख्यान में हिंदी साहित्य के आदिकाल पर चर्चा की जाएगी। आपको विगत व्याख्यान का याद होगा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण की समस्या पर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो उस चर्चा के दौरान रासो काव्य पर भी चर्चा हुई थी। रासो काव्य आदिकाल के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के निर्धारण के लिए रासो काव्य का बहुत उपयोग किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल, व्यवस्थित इतिहासकार मैं कहूँ, पहले व्यवस्थित इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल ने जब आदिकाल का नामकरण किया था तो उनके ध्यान में रासो काव्य परंपरा जो उस समय उस कालखंड में लिखी गई थी उस पर ज़्यादा ध्यान था और उसी पर ज़्यादा ध्यान देते हुए, उसको ज़्यादा महत्व देते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल उन्होंने नाम प्रस्तावित किया था। उस क्रम में जिन 12 पुस्तकों की चर्चा की थी कि जिसके आधार पर आदिकाल की प्रवृत्तियों का और नामकरण का निर्धारण कर रहे थे, उन 12 पुस्तकों में जो रासो काव्य सम्मिलित थे उसमें विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, इन रासो काव्यों की चर्चा की थी। और इन रासो काव्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा था कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है तब से हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासो के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल की नज़रों में जो रासो काव्य थे उनकी मूल भावना वीर गाथात्मक थी और उसी मूल भावना को आधार बनाते हुए इन्होंने आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किया था। अब प्रश्न उठता है कि रासो काव्य की विशेषताएं क्या है। रासो काव्य जो आदिकाल में उपलब्ध हैं उन रासो काव्यों की प्रवृत्तियां क्या हैं। क्या आचार्य शुक्ल ने जो वीरगाथात्मक मूल प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाया था, क्या वो संपूर्ण रासो काव्य की मूल प्रवृत्ति वीर गाथात्मक ही है। अगर उस कालखंड के रासो साहित्य पर हम ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि आदिकाल हिंदी साहित्य में रासो साहित्य के अनेक रूपों का अस्तित्व है। कहीं तो इसमें धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है तो कहीं वीर गाथाओं के रूप में रचित है। यही नहीं,
जैन रासो काव्य में भी चरित नायक के शौर्य और पराक्रम का वर्णन किया गया है, परंतु उन कृतियों की समाप्ति अंततः वैराग्य या शांत रस में हुई है। उपर्युक्त दो जो चर्चा की गई है ऊपर, दोनों विषयों से अलग हटकर कुछ कवियों ने श्रृंगार परक रासो काव्य की भी रचना की है, जिनकी कथावस्तु प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन पर आधारित है। रासो काव्य की इन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, इन वैविध्यों को ध्यान में रखते हुए काव्य विषय की दृष्टि से इसे 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला वीरगाथात्मक रासो काव्य, दूसरा श्रृंगार परक रासो काव्य, तीसरा धार्मिक और उपदेश मूलक रासो काव्य। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन वीरगाथात्मक कृतियों को लिया जाता है जो रासों के नाम से रचित हैं। ये रचनाएं मूलतः प्रशस्ति प्रधान चरित काव्य हैं। इन रचनाओं में मुख्यतः राजा जिनके अधीन, जिनके आश्रय में कवि रहकर रासो काव्य रचता था, वो उस राजा की चरित्र पर केंद्रित होकर वो रचनाएं करता था। इस वर्ग के जो कवियों के अंतर्गत उन आश्रित कवियों का उल्लेख किया जाता है जिनका उद्देश्य अपने आश्रयदाता राजा के चरित्र का गान करना, उनके शौर्य का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन करना था। वो उनके वीरता का, उनके शौर्य का, राजाओं के शौर्य का जो वो कवि वर्णन करते थे तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते थे। ऐसी वीरगाथात्मक रासो काव्य की प्रमुख कृतियां हैं महाकवि चंद्रवर दाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, सांगधर कृत हमीर रासो और दलपति विजय कृत खुमार रासो, जंगली कृत परमाल रासो, नल सिंह भाट कृत विजयपाल रासो आदि। दूसरे तरफ दूसरे वर्ग में जो ये पहले वर्ग की चर्चा हुई, जिसमें जिस तरह जिन रासों के अवयव में वीरगाथात्मकता की प्रधानता है वो पहले वर्ग में। दूसरे वर्ग में जैसा कि बताया गया है, ऊपर चर्चा की गई थी पहले, कि द्वितीय वर्ग में श्रृंगार परक रासो काव्य की श्रेणी है। इस वर्ग के अंतर्गत वे गेय रचनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनका मूल विषय प्रेम और श्रृंगार की अभिव्यक्ति रही है। इस वर्ग के प्रमुख रचनाएं अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक, नरपति नाल कृत विशल देव रासो तथा किसी अज्ञात कवि द्वारा रचित भूज रासो। ऐसे ही रासो काव्य की तीसरा वर्ग है मुख्यतः जैन आचार्यों द्वारा रचित रासो कृतियाँ। इन ग्रंथों में धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। धर्म से संबंधित नीति और उपदेशों का वर्णन किया गया है। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाली रचनाएं जिनदत्त सुरुई कृत उपदेश रसायन रास, कवि आशगु कृत चंदन वाला रास, जिन धर्म सूरी कृत स्थूल भद्र रास, आचार्य शालिभद्र सूरी कृत भरतेश्वर बाहुबली रास और विजय सेन कृत रेवंत गिरी रास आदि हैं। अब हम वीरगाथात्मक रासो काव्य पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदिकाल काव्य की विशेष प्रवृत्ति वीरगाथात्मक थी। इसी को ध्यान में रखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे प्रधान प्रवृत्ति मानकर इस काल का नामकरण वीरगाथा काल किया है। वस्तुतः वीर काव्यों के रचयिता चारण तथा भाट थे, जो किसी राजा विशेष के आश्रित कवि होते थे। आश्रित मतलब उनके आश्रय में रहकर वो रचना रत थे और उनकी जीविका राजा के पुरस्कारों पर निर्भर करती थी। अतः
उनकी काव्य रचना का उद्देश्य ही अपने आश्रय दाता राजा के चरित्र का वर्णन तथा उनके शौर्य और पराक्रम का अन्य राजाओं की तुलना में अत्युक्तिपूर्ण वर्णन करना था। इसी कारण इनके काव्य में काल्पनिक तथ्यों का भी समावेश हो गया है तथा ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं हो पाई है। अपने राजाओं की वीरता और शौर्य का वर्णन के लिए कल्पित घटनाओं की कल्पना करते थे और उसमें कल्पित युद्ध में उसके आश्रयदाता राजा की उपस्थिति और उसमें उस कल्पित युद्ध में आश्रयदाता राजा द्वारा दुश्मनों का संहार आदि उस तरह के रासो काव्य की ऐतिहासिकता को नष्ट करते ही हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति थी क्योंकि वो आश्रय दाता राजा को खुश करना उनका लक्ष्य था। लेकिन रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता पर विद्वानों ने संदेह व्यक्त किया है कि वो जो लिखे गए हैं और जिस समय लिखने का दावा किया गया है वो दावा सही नहीं है, उसके ऐतिहासिकता से मेल नहीं खाता है। इसका कारण यह है कि इनमें से कई कृतियाँ उपलब्ध ही नहीं हैं। जैसे हमीर रासो और परमाल रासो प्राकृत पैगलम में उपस्थित केवल 8 छंदों के आधार पर ही हमीर रासो को रासो कृति स्वीकार किया गया। प्राकृत पैगलम में इस हमीर रासो के 8 छंद ही उपलब्ध हो पाए हैं जो वहाँ पर उद्धृत थे और उसी के आधार पर हमीर रासो की को मान लिया गया है कि हमीर रासो काव्य है जिसमें जो रचा गया था। इसी प्रकार परमाल रासो आल्ह खंड का प्रकाशन भी आला गायकों के द्वारा गाए गए पद्यों के आधार पर किया गया। समय समय पर विद्वानों ने इन रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्न लगाए हैं। कभी इनके रचना काल को लेकर विवाद उठा तो कभी इसकी भाषा को लेकर। इन विवादों का आधार वैविध्यपूर्ण भाषा और ऐतिहासिक तिथियों से मेल न खाती घटनाएं हैं। यद्यपि ये ग्रंथ पूर्णतया प्रमाणिक तो नहीं कहे जा सकते, परंतु इन ग्रंथों के कुछ अंशों को प्रमाणिक तथा कुछ को प्रक्षिप्त मतलब बाद में जोड़ा गया कहा जा सकता है। इन ग्रंथों की भाषा देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इन ग्रंथों में प्रत्येक काल के अनुसार भाषागत परिवर्तन होते रहे हैं तथा प्रक्षिप्त अंश जुड़ते चले गए। ऐसी भी प्रवृत्तियाँ होती हैं। प्रक्षिप्त अंश जो लोकप्रिय साहित्य हो जाता है तो उसकी लोकप्रियता के कारण उसके द्वारा रचित दोहों के रचना विधान में दोहों की तरह उसके छंदों की तरह आगे के कवि रचना करके तुक बैठाकर उसी में सम्मिलित कर देते हैं। ऐसे रामचरितमानस के दोहों और चौपाइयों के साथ भी बहुत कुछ हुआ है। ऐसे रहीम के दोहों के साथ भी बहुत कुछ हुआ है। बाद के कवियों ने उन्हीं के नाम पर अपने उन्हीं के छंदों के विधान में अपनी बातों को कहकर रचित कर दिया है, जो मुश्किल होता है उसका अनुमान लगाना कि वो मूल कवि की रचना है या बाद के कवि की रचना है। लेकिन भाषागत अंतर आ जाता है जिसके कारण ये पता चल जाता है कि वो प्रक्षिप्त अंश है, क्योंकि जिस काल में रची गई उस समय की भाषा और बाद के काल की आगे की भाषा में बहुत अंतर पाया जाता है और उस अंतर के कारण इस प्रक्षिप्त अंश की पहचान करने का दावा किया जाता है। उसी तरह जो दूसरा वर्ग है रासो काव्य का, वो श्रृंगार परक रासो काव्य। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा का नामकरण करने के क्रम में रासो काव्य के जिस
रासो काव्य की चर्चा की थी, तो उस रासो काव्य को उन्होंने सभी रासो काव्य को वो वीर गाथात्मक माना था। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता है कि वीर गाथात्मक भी थी या कई रासो काव्य श्रृंगार परक भी थे, पूर्णतः श्रृंगार परक थे, जिसमें वीरता वीर रस से कोई संबंध नहीं था। उस तरह के श्रृंगार परक रासो काव्य दूसरा वर्ग है, उसमें इन रासो काव्यों में वीर रस तो है परंतु श्रृंगार हावी है, वीरता प्रमुख नहीं है। इन रासो काव्यों में श्रृंगार के वियोग तथा संयोग दोनों ही पक्षों का चित्रण हुआ है। इन कृतियों का अंत नायक नायिका के पुनर्मिलन से हुआ है। इस वर्ग के हम जिन दो प्रमुख कृतियों की चर्चा करेंगे वे हैं संदेश रासक और विशलदेव रासक। इन रचनाओं की विशेषता यह है कि इन दोनों कृतियों में संदेश परंपरा का निर्वाह किया गया है। यह परंपरा प्रवृत्ति साहित्य में भी न्यूनाधिक रूप से मौजूद है, जिनमें जायसी का पद्मावत उल्लेखनीय है। संस्कृत साहित्य में कालिदास ने मेघदूतम में भी इसी परंपरा का निर्वाह किया था। संदेश रासक जो श्रृंगार परक रासो काव्य हैं, वो 12वीं शताब्दी में रचा गया एक अपभ्रंश रचना है। यह ग्रंथ अदहमाड़ अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। इसमें 223 पद्य हैं तथा 3 प्रक्रमों में विभक्त है। दूसरी रचना विशलदेव रासो, इसके रचयिता नरपति नाल हैं। इस ग्रंथ का रचना काल 1155 ईस्वी माना जाता है। इसके चरित्र नायक विग्रह राज तृतीय हैं। अब रासो काव्य के तीसरे वर्ग की हम चर्चा करेंगे, धार्मिक और उपदेश मूलक रासो काव्य। इस वर्ग के अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जो जैन कवियों द्वारा रास या रासो के नाम से लिखे गए हैं। इनकी विषय वस्तु धर्म तथा उपदेश पर आधारित है। यद्यपि इनमें वीर रस का निर्वाह है, परंतु इन सभी ग्रंथों का अंत शांत रस में हुआ है। जैसे उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी द्वारा रचित है, में धर्म का उपदेश ही है। भरतेश्वर बाहुबली रास जो शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है, उसमें ऋषभ देव के पुत्रों बाहुबली तथा भरत के युद्ध की कथा, अंत में बाहुबली द्वारा वैराग्य लेने की कथा है। इस प्रकार इन ग्रंथों में वीरगाथात्मक रासो काव्य प्रवृत्तियों के समान वीर रस की प्रधानता नहीं है। इन ग्रंथों में रचयिता का उद्देश्य भी प्रशस्ति मूलक चरित्र काव्य लिखना नहीं है, अपितु धर्म का उपदेश, नीति का उपदेश देना ही इनका उद्देश्य है। इस प्रकार जो रासो काव्य जिन रासो काव्य को लेकर आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में चर्चा की गई थी, उस रासो काव्यों के जो मूल भावना, जो सामान्य रूप से लोगों की समझ है कि रासो काव्य केवल और केवल वीरगाथात्मक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे वीरगाथात्मक मानकर ही उसी के आधार पर वीरगाथा काल का नामकरण किया था। लेकिन हम रासो काव्य के विभिन्न पुस्तकों के विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें 3 वर्ग हैं। एक रासो काव्य जिसमें वीरगाथात्मक प्रवृत्ति मूल रही है, दूसरा श्रृंगार परक रासो काव्य जिसमें श्रृंगार की अभिव्यक्ति मूल विषय रहा है, और तीसरा उपदेश, धार्मिक और उपदेश परक रासो काव्य।
अब रासो काव्य के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब अगले व्याख्यान में हम लोग इस रासो काव्य से जुड़ी पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई द्वारा रचित है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसकी प्रामाणिकता और उसकी ऐतिहासिकता पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।